हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं पूजा पटेल, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कल हम लोगों ने बात की थी पुर्तगालियों के बारे में कि वो कैसे कैसे आए और कैसे कैसे उन्होंने अपने देश के इस मालाबार तट पर कैसे कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित किया है ना। आज हम लोग बात करते हैं डच की। डच जो भी यूरोपीय थे तो वो भी एक बड़ी ही शक्ति थे। इन्होंने क्या किया, जब डच, आप डच के बारे में बता देते हैं आप लोगों को। डच जो है वो पहले, डच जहाँ रहते थे उस स्थान को पहले हॉलैंड बोला जाता था, अब उसी स्थान को नीदरलैंड बोला जाता है। डच स्पेन के गुलाम थे। एक समय के बाद उनको स्पेन से आज़ादी मिल गई। जब उनको आज़ादी मिल गई तो जब किसी भी देश को आज़ादी मिलती है तो वो अपने देश का तुरंत विकास करने की ओर बढ़ते हैं कि हमारे देश का अब हम खुद विकास करें। तो अब उनको रास्ता कहाँ का नज़र आया विकास करने के लिए? सीधा भारत, इंडोनेशिया, यही सारे ऐसे देश थे जिनकी तरफ वो विकास करने के लिए भागे, व्यापार करने के लिए भागे, क्योंकि उनको यहीं से उनकी ज़रूरतें की सामान मिल सकती थी। ठीक, तो जब यहाँ पे वो धीरे धीरे आए तो अब उनको तो पुर्तगालियों से सामना करना था, लेकिन डच भी कम नहीं थे। तो जितना यहाँ पुर्तगालियों का शासन था ना, ये मालाबार तट है ना, ये मालाबार तट है अपना केरल की तरफ। यहाँ पे पुर्तगालियों का पूरा अधिकार था। पुर्तगालियों ने अपना पूरा दमन द्वीप से लेकर यहाँ तक लगभग अधिकार कर ही लिया था। तो उन्होंने क्या किया, जो पुर्तगालियों की ये आधिपत्य वाले जगह थी, तो वो अपना आधिपत्य जमाने लगे, लड़ाई करके, उनसे युद्ध करके उनसे ये जगह उनसे छीनने लगे और काफ़ी उनसे ये क्षेत्र लगभग उनसे छीन लिया था उन्होंने। ठीक, जब उनसे ये क्षेत्र सारे छीनने लगे वो, तो पुर्तगाली भी समझदार कम नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पुर्तगाल की एक राजकुमारी कैथरीन थी, है ना। जब तो पुर्तगाल की जो राजकुमारी कैथरीन थी, उनका विवाह जो है ब्रिटेन की एक राजकुमार के साथ हो रहा था। तो जब ब्रिटेन के राजकुमार के साथ उनकी शादी हो रही थी तो पुर्तगालियों ने अपने यहाँ बम्बई है, उसको उन्होंने ब्रिटेन वालों को दहेज में अपना बम्बई दे दिया। सोचिए, जहाँ यूरोप में दो देश हैं, हाँ, दो देशों में शादी हो रही और दहेज में दिया जा रहा है अपना मुंबई। क्या लॉजिक था उस टाइम? चलिए, तो जब उन्होंने मुंबई को, ब्रिटेन को दहेज में दे दिया, तो अब क्या हुआ कि ब्रिटेन वालों ने, ब्रिटेन के महाराजा भी यहाँ मुंबई में क्या करने आएंगे, उनका तो कोई काम है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी को मुंबई पट्टे पे दे दिया, किराए पे दे दिया और कहा कि तुम हमको इसका 10 पाउंड दे देना। कंपनी से कहा उन्होंने कि हमको इसका 10 पाउंड दे देना और इस जगह को तुम किराए पे, पट्टे पे ले लो। ठीक, अब ये जो मुंबई था, अब वो कंपनी के हाथों में आ गया। जब कंपनी के हाथों में आ गया, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया तो धीरे धीरे अब वो ब्रिटेन वाले यहाँ पे स्थापित हो गए। अब उनका जो सामना है, डचों का सामना ईस्ट इंडिया कंपनी से होने वाला था, तो उन्होंने पहले ही किनारा कर लिया। ठीक, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम इससे लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ। बस उन्होंने वो अपने आप ही वो किनारे होने लगे। और दूसरी बात ये है कि जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी थी और जो ये डच लोग आए थे, ये एक सरकारी कंपनी है। अब आप लोग जानते हैं अपनी इंडिया में प्राइवेट कंपनी जब काम वसूलने के बाद तब 1/3 इंसान को देती है, 1/3 पैसा देती है। और जो सरकारी कंपनी होती है, सरकारी जो चीज़ें होती हैं, उनमें ढीला ढाला काम चल जाता है। तो उन्होंने इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया डच ने। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने इंडोनेशिया में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, क्योंकि वहाँ भी मसालों की कमी नहीं थी। जैसे अपना यहाँ पे केरल है, वैसे ही उन्होंने क्या किया, इंडोनेशिया में मसालों की आपूर्ति अपने देश से की। उन्हें अपने देश से ज़्यादा इंडोनेशिया में इंटरेस्ट था। इसलिए एक कारण और बन जाता है, उन्होंने बस यहाँ पे सूती कपड़ों का व्यापार किया। बहुत अधिकतर अगर इंटरेस्ट जताया तो सूती कपड़ों का ही व्यापार किया और बाकी अपना सारा व्यापार इंडोनेशिया में उन्होंने स्थापित कर लिया। तो उनका इंडिया में इंटरेस्ट भी कम था, ये बात भी थी। तो बस यही करते करते डचों ने तो इंटरेस्ट कम दिखाया, तो डच यहाँ से अब धीरे धीरे जाने लगे। अब यहाँ पे आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। बात करते हैं अब BEIC, ये अब यहाँ पे जो आई वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ये ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक, अब वो क्या हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
वो 1599 में ये बना दी गई थी ना, 1599 में ये बना दी गई थी। ये कंपनी ब्रिटेन के कुछ प्राइवेट काम धंधा करने वालों लोगों की साझेदारी से बनी थी। ये जो कंपनी थी ये किसी एक की नहीं थी, और ना ही वहाँ के राजा इसको स्पॉन्सर किए थे कि नहीं हम पैसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ना ही ये सरकारी कंपनी थी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी जो कई लोगों के जो प्राइवेट काम कर रहे थे उन कई लोगों के सहयोग से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, है ना। और इसके लगभग कहते हैं कि 217 साझेदार थे, 217 साझेदार लोग थे, ठीक। 217 लोगों की साझेदारी से ये कंपनी बनी थी। अब इस टाइम 1599 में यहाँ का बादशाह कौन था अपने देश का? 1599 में तो अपने देश में अकबर था, अकबर बादशाह था, है ना। तो 1599 में कंपनी अस्तित्व में आई, लेकिन इंडिया नहीं आई थी तब। जब कंपनी बनी थी तो तुरंत इंडिया ही नहीं आई थी। इन्होंने क्या किया, इस कंपनी ने जो महारानी ब्रिटेन है ना उससे परमिशन ली कि आप हमें 15 सालों का टाइम दे दीजिए और हमें व्यापार करने के लिए, इसलिए हमारे इंडिया में आसपास या की परमिशन लेने के लिए वो मान गए, ठीक। अपने ब्रिटेन महारानी को मना लिया कि आप हमें 15 साल का टाइम दे दीजिए, हमें इंडिया के आसपास हमको व्यापार करना है ना। तो क्या किया, ये परमिशन वो ब्रिटेन महारानी से लेने गए, और ये परमिशन उनको ब्रिटेन महारानी से मिल गई, वो भी लिखित में। अब 15 सालों की तो इनको परमिशन मिल गई यहाँ व्यापार करने के लिए, और इन्होंने क्या किया, भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये व्यापार अब कर सकती थी। अब इनको ब्रिटेन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ब्रिटेन की महारानी प्रॉब्लम करेंगी या फिर उनको रोकेंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम वहाँ से इनको परमिट मिल ही गई थी, ठीक। अब एक होता है, आइए बात करते हैं। अब आता है समय, एक 1601 का समय आता है ना, और एक आता है 1604, और एक आता है 1608 का टाइम, ठीक। सोलह सौ आठ का टाइम आता है। तो ये 1601 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जो इंसान आया था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो आया था जॉन मिल्टन हॉल, जो इस टाइम आया था 1604 में, उसको बोलते हैं जॉन मिल्टन हॉल। 1601 में भी यही आया था, लेकिन इन लोगों ने कुछ किया नहीं था, बस ये आए और चले गए, इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। अब 1608 वाला जो आदमी आया था, जो 1608 में इंसान आया था, उसको बोलते हैं कैप्टन हॉकिंस। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा कैप्टन हॉकिंस का। वो 1608 ईस्वी में आए थे, ठीक। और ये कैप्टन हॉकिंस बहुत अच्छी तुर्की भाषा जानता था, अच्छे से तुर्की भाषा में संवाद कर लेता था। और आपको पता भी है कि अपने यहाँ जो मुग़ल शासक थे तो उस टाइम उनकी जो भाषा थी वो तुर्की और फारसी में ही, वो लोग उनकी जो राजभाषा थी वो तुर्की और फारसी ही थी। तो उन्होंने क्या किया, ये इसको तुर्की और फारसी बहुत अच्छे से आती थी उस टाइम। अब जब बनी ब्रिटिश इंडिया कंपनी बनी तो अकबर की बादशाहत थी, है ना। अब देखिए, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी बनी थी तो क्या हुआ, अकबर शासक था, ठीक। और जब वो इंडिया में आई तो फिर जहांगीर उसका बेटा, क्योंकि अकबर की तो मृत्यु हो गई थी उस टाइम जब तक कंपनी भारत में आई, तो फिर उस टाइम कौन शासक बना, जहांगीर शासक था जब इंडिया में कंपनी आई थी, ठीक। जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ था इसके संवाद से। ये जो हॉकिंस था ना, इसको तुर्की बहुत अच्छे से आती थी, इसने इतने अच्छे से उन लोगों से बात की कि इसके बात करने के तरीके से जहांगीर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ, और इसको क्या किया, इसको जो है 400 का मनसब दे दिया। जहांगीर ने इसको 400 का मनसब दे दिया था। ये हालांकि मनसब लेने नहीं आया था, ये आया था अपनी कंपनी की परमिशन लेने कि हमको व्यापार की परमिशन दे दो। और तो इसने क्या कहा, जहांगीर, अब पुर्तगाली का उस टाइम जल क्षेत्र में तो पुर्तगालियों का शासन था, तो पुर्तगाली जो है, जहांगीर ने इतनी हिम्मत नहीं थी जहांगीर के पास कि वो ये कह सके
कि हाँ ठीक है, हम जो है आपको व्यापार करने की अनुमति देते हैं। इसने क्या किया कि मनसब तक ही सीमित रखा, व्यापार की अनुमति नहीं दी। जब अंग्रेज़ आ गए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी इंडिया में आ गई, तो पुर्तगाली जो है वो कमज़ोर पड़ने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब ये इंसान जो था, ये आदमी जो था, ये धीरे धीरे वहाँ रह के जहांगीर के राज दरबार में रह के इसने क्या किया, हाँ ना करवाते करवाते इसने थोड़ी सी हाँ भरवा ही ली, और जहांगीर ने थोड़ा हाँ कर ही दिया, और क्या किया, मसूलीपट्टनम में व्यापार करने के लिए इसको इजाज़त दे दी। अब ये मसूलीपट्टनम में व्यापार करने के लिए जब इजाज़त मिल गई, तो उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपना थोड़ा सा काम स्टार्ट किया। बल्कि मन इनको मसूलीपट्टनम में काम करने का नहीं था, इनका मन तो सूरत में था। ये चाहते थे हमको सूरत में मिले, लेकिन सूरत वो दे नहीं सकते थे, जहांगीर भी नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पर पुर्तगालियों का काफ़ी कब्जा था। बहुत अच्छे से उधर दमन द्वीप, ये सब पुर्तगालियों में काफ़ी कब्जे में था। वो तो जहांगीर किसी भी हालत में इनको सूरत देने के लिए हाँ नहीं कर सकता था। तो इनको क्या मिला, मसूलीपट्टनम मिला। ठीक, मसूलीपट्टनम मिला। अब मसूलीपट्टनम ये मसूलीपट्टनम, इन्होंने यहाँ पर अपना थोड़ा सा काम शुरू किया, लेकिन मन कहाँ था, सूरत में। ये कंपनी हमको कहाँ बनानी है, सूरत में बनानी है। तो अब ये जान चुके थे, बहुत ही अच्छे से जान चुके थे कि अगर हमको कहीं भी अपनी कोठी बनानी पड़ेगी, जहाँ भी हम कोठी बनाएंगे, तो हमको सबसे पहले पुर्तगालियों से भिड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों से युद्ध करने की पूरी तैयारी कर ली, पूरा मन बना लिया कि हमको पुर्तगालियों से चाहे लड़ना ही क्यों ना पड़े, लेकिन अब हम मसूलीपट्टनम में, क्योंकि इनका मन नहीं था, मन तो सूरत में था, तो अब इन्होंने पूरा मन बना लिया युद्ध करने का। अब ये क्या किए कि पुर्तगालियों से युद्ध हुआ। और वो युद्ध कौन सा था, स्वाली का वो युद्ध था। ठीक, वो युद्ध कौन सा था, एक स्वाली था, स्वाली नामक गांव था, वो स्वाली का युद्ध था। ठीक, ये 1612 ईस्वी में हुआ था, 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में पुर्तगाली हार गए और अंग्रेजों की विजय हुई। ठीक, इस युद्ध में पुर्तगाली हारे 1612 ईस्वी में, और अंग्रेज विजित हो गए। जब अंग्रेजों की विजय हो गई, तो उन्होंने क्या किया, अब जहांगीर को भी यकीन हो गया कि अगर भाई ये सब जो है पुर्तगालियों को हरा सकते हैं, तो मतलब इनमें ताकत है, मतलब इनमें तो कोई बात है। अब जहांगीर ने इनको सूरत में भी व्यापार करने की छूट दे दी। अब ये सूरत में भी बाकायदा व्यापार कर सकते थे। तो अब क्या हुआ, जब स्वाली की युद्ध 1612 ईस्वी में हुआ, अंग्रेज जीत गए, पुर्तगाली हार गए, तो अब इन्होंने अपनी कंपनी सूरत में बना ली। ठीक, हाँ, सूरत में अब इन्होंने अपनी कंपनी बना ली, और सूरत में इन्होंने अपनी कंपनी 1613 ईस्वी में बनाई थी। पहली जो व्यापारी कोठी बनाई थी इन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाई थी, है ना। और जो दूसरी व्यापारी कोठी बनाई इन्होंने, वो 1613 ईस्वी में सूरत में बनाई, जहाँ इनका मन था, है ना। अब ये लोग यहाँ आ गए, अब एकदम क्लियर कट हो गया, अब इसमें कोई शक नहीं हुआ कि अंग्रेज कोई छोटी शक्ति तो है नहीं। ये बात जहांगीर भी समझ गया। अब और पुर्तगाली कमज़ोर पड़ने लगे बहुत। अब इनके हाथ में क्या था, सिर्फ यहाँ पर जो अपना है ना, यहाँ पे गुजरात राज्य में दमन द्वीप और गोवा, बस यही था अब इनके हाथ में। और बाकी अब धीरे धीरे कुछ तो डचों ने ले लिया था, अब वो तो छोड़ के चले गए, अब जो बचा अंग्रेजों ने ले लिया, है ना। तो अब इनका धीरे धीरे अधिकार होने लगा यहाँ पर। 1615 ईस्वी में थॉमस रो आया, 1615 ईस्वी में थॉमस रो आया, है ना। इस आदमी ने क्या किया, ये आदमी गया जहांगीर के दरबार में, और इसने क्या किया, इसने कहा हमें बहुत अच्छे तरीके से, इसने कहा हमें प्रॉपर तरीके से परमिशन चाहिए व्यापार करने की। तो क्या किया, जहांगीर ने इसकी बहुत सारी बातें मान ली, जहांगीर ने इसको ना नहीं बोला, जहांगीर ने इसकी बहुत सारी बातें मान ली। अब क्या हुआ, अब ये क्या सूरत और क्या मसूलीपट्टनम, भड़ौल, अहमदाबाद, हर जगह अब इनकी कंपनियां बनने लगी, हर जगह इनकी व्यापारी कोठी बनने लगी। अब हर जगह इनका आधिपत्य धीरे धीरे ये लोग फैलने लगे थे। सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि अब ये फैलने लगे थे, अभी शुरुआत हुई थी, अब धीरे धीरे इनका जो विस्तार था वो होने लगा था। अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, आइए बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, ये जो अपना ये इधर
मद्रास है ना, मद्रास है ना, यहाँ का एक लोकल राजा था, यहाँ का एक लोकल राजा था। उससे इन्होंने, अंग्रेजों ने ये जगह जो है ना, ये जगह इसको लीज पर ले लिया, लीज पर ले लिया और कहा कि हम आपको 1 साल का या फिर जो टाइम भी उस टाइम करार हुआ होगा, हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमको किराए पर दे दीजिए। तो ये सब उनसे लीज पर ले लिया गया है ना। जब इन्होंने उससे लीज पर ले लिया तो, और लीज पर लिया था, कोई अधिकार नहीं किया था, ना तो लड़ाई की थी, बस लीज पर, किराए पर लिया था। फिर क्या हुआ कि इसने, अब इन लोगों ने क्या किया, अब ये लोग यहाँ पे कब्जा कर लिए, यहाँ पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया, अच्छे से जम गए। अब यहाँ से इनको जाने का मन ही नहीं हुआ, इन्होंने, ये एकदम जम गए। अब इनका कहीं जाने का ना, इसको छोड़ा नहीं है इन्होंने, और उस राजा को भगा दिया यहाँ से, है ना। और यहाँ पे इसकी किलेबंदी कर ली, धीरे से इसकी किलेबंदी कर ली। अब यहाँ पर एक किला बनाया था उन्होंने, एक किला बनाया था, फोर्ट जॉर्ज किला था, है ना। तो इन लोगों ने बनाया था ये फोर्ट जॉर्ज किला, इन लोगों ने यहाँ पे मद्रास में बना लिया, जो इनको आगे चल के बहुत बेनिफिट देता है, बहुत ज़्यादा, है। अब ये लोग आगे बढ़े, यहाँ पे आए ये लोग बंगाल में इन्होंने क्या किया, ये बंगाल में देखा कि जो मुगल काल का जो सेना यहाँ पे जो राज्य करता था, जो एक सूबेदार टाइप के लोग रहते थे यहाँ पे, तो वो देखा कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, तो वो यहाँ पे आके व्यापार करने लगे। फिर धीरे से क्या हुआ कि वो इसको भगा दिए, अब यहाँ पे अच्छे से अधिकार कर लिया, और यहाँ पे एक अपनी व्यापारिक कोठी बनाई। यहाँ पे जो किला बनाया था इन्होंने, कोठी नहीं, जो किला बनाया था इन्होंने, उसको बोलते हैं फोर्ट विलियम। अब एक किला फोर्ट जॉर्ज और एक किला ये फोर्ट विलियम, यहाँ भी इन्होंने किलेबंदी कर ली, बंगाल में भी। अब इनका जो यहाँ पे ये दोनों किले इनके आगे बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये किले इनके साम्राज्य के विस्तार के लिए। अब इन्होंने क्या किया, हुगली पर अटैक कर दिया, हुगली पर अटैक कर दिया, है ना, अटैक कर दिया, और बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाई यहाँ पे। तो उस टाइम का शासक कौन था, औरंगजेब था। जब औरंगजेब था तो औरंगजेब को बहुत क्रोध आया। जब औरंगजेब को क्रोध आया तो उसने अपनी सेना भेजी, और जैसे ही उसने अपनी सेना भेजी तो ये अंग्रेज इतने चालबाज थे उस टाइम के, हमेशा पूरे टाइम ही रहे हैं। तो क्या हुआ, इतने चालबाज थे, जैसे उसने सेना भेजी तो इस अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए उसके सामने, माफ़ी मांग ली। और आप लोग जानते हैं अपने भारतीय लोग हम कैसे होते हैं कि तुरंत माफ़ कर देते हैं। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने, थोड़ा सा गुस्सा तो आया, लेकिन फिर बाद में अंग्रेजों ने माफ़ कर दिया इन लोगों को, और सिर्फ व्यापार करने के लिए इन्हें परमिशन दी गई। इन्होंने कहा हम सिर्फ व्यापार करेंगे और हम लोग लूटपाट नहीं मचाएंगे। उस टाइम उन्होंने झूठ बोला औरंगजेब से, तो बात यहीं पे आके हो गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 1707 ईस्वी में औरंगजेब का चैप्टर हो गया क्लोज। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और उस टाइम औरंगजेब के बाद कोई शासक नहीं बचा था, बेहतरीन शासक नहीं बचा था जिसको कौन डरेगा, अंग्रेज डरेंगे, है ना। ऐसा कोई औरंगजेब के बाद कोई बेहतरीन शासक नहीं बचा जिससे औरंगजेब डरे कि नहीं अब यहाँ पे भी कोई शक्तिशाली शासक है। ऐसा उनके मन में कोई ऐसा डर पैदा करने वाला कोई शासक नहीं बचा था मुगल वंश में। तो अब आई बात 1739 की, ठीक, बात आई 1739। इस टाइम एक फारस का जो शासक था उसका नाम है नादिर शाह। ये कोई नादिर शाह बहुत बड़ी शक्ति नहीं थी कि अपने मुगल बादशाह से निपट ना सके, लेकिन उस टाइम जो अपने देश में बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह। इसको रंगीला भी बोलते हैं। रंगीला इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको स्त्रियों की सोहबत बहुत पसंद थी, है ना। तो ये मोहम्मद शाह,
ये नादिर शाह इतना ज़्यादा भी ताकतवर नहीं था कि ये अकबर, मुगलों का वंशज, अकबर का वंशज, बाबर का वंशज, औरंगजेब का वंशज एक नादिर शाह का जो है सामना ना कर सके। इसने क्या किया, एक छोटे से युद्ध में, करनाल का युद्ध हुआ था उस टाइम, करनाल का युद्ध हुआ, करनाल के युद्ध में इसने हार मान ली और ये भाग खड़ा हुआ। जब इसने हार मान ली तो औरंगजेब को बहुत ही अच्छे से इस बात का अंदाजा हो गया कि क्या पोजीशन है मुगल शासक की, क्या पोजीशन है इंडिया को, क्या पोजीशन है इंडिया को संभालने वाले की। सब खोखलापन था, कुछ भी नहीं था, कोई ताकतवर शासक नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था। और अब अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा ही अंदाज़ा हो गया था इस बात का कि अब ये जो दिखावे की जो ये बहुत बड़ा सा महल, ये राजा का नाम, बादशाह, ये सब दिखावा ही था और कोई बहुत शक्तिशाली शासक तो बचा नहीं था। अब कोई शक्तिशाली शासक नहीं था और अब इस सब के कहीं ना कहीं अंग्रेजों के मन में बैठ गया कि इंडिया अब सिर्फ फ़ायदे की चीज़ नहीं है, अब इंडिया पर कब्जा जमाया जा सकता है। इंडिया से जो व्यापार होता था वो फ़ायदा लेते थे। अब उन्होंने कहा कि अब इंडिया सिर्फ फ़ायदे की चीज़ तो रह नहीं गई है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट शासक तो बचा नहीं है। अब इंडिया पे हम लोग धीरे धीरे कब्जा जमाएंगे, है ना। और अब आपस में लड़ेंगे भारत पे आधिपत्य करने के लिए ब्रिटिश और फ्रांसीसी, है ना। अब आपस में ये लड़ेंगे दोनों कि किसका अब ये लोग इंडिया में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपस में ये लोग लड़ेंगे। एक बात और बहुत ज़रूरी छूट गई, एक मुगल वंश में एक शासक था फारूक सियर था। उसको एक बहुत क्या कहें, बहुत गंभीर ही कहें, सोच लीजिए कि अब यहाँ के वैद्य और हकीम इसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम जो अंग्रेज़ आए थे तो उनके साथ उनको ठीक करने के लिए, कभी बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उनके साथ डॉक्टर भी आते थे उनके इलाज के लिए। तो क्या किया कि जो अंग्रेज़ों के साथ डॉक्टर आए थे, क्योंकि वो बीमारी यहाँ के हकीमों और वैद्यों से उसकी ठीक नहीं हो रही थी, तो फारूक सियर ने अपना इलाज एक ब्रिटिश डॉक्टर थे उससे करवाया था। ठीक, जब उससे करवाया फारूक सियर है ना, तो जब इसने ब्रिटिश डॉक्टर से अपना इलाज करवाया तो उसकी बीमारी हो गई ठीक। जब बीमारी ठीक हो गई तो उसने अंग्रेज़ों को थैंक्सफुल होने के लिए उसने क्या किया, जो व्यापार कर रहे थे वो लोग, उसको कर मुक्त कर दिया कि भैया आप लोग हम आपके व्यापार को कर मुक्त करते हैं और हम आपके व्यापार को बढ़ाने में मदद भी करेंगे, फारूक सियर ने कहा। ठीक, अब इससे क्या हुआ, ये फैसला तो फारूक सियर का था, लेकिन बाद में इसको इसका जो जब आगे चल के इंडियंस को बहुत भारी पड़ा ये सब, इसका जो ये फैसला था। आइए बताते हैं। फारूक सियर ने ये जो बंगाल था ना, जिस पर उन्होंने फोर्ट विलियम कोठी बनवाई थी, उन्होंने बंगाल में क्या किया, बंगाल को कहा कि तुम इसका टैक्स मत ही देना, है ना। इसको टैक्स देने के लिए बंगाल में मना कर दिया कि हम इसका टैक्स नहीं लेंगे, आप हमको साल भर का सिर्फ 3000 रुपये दे दिया कीजिएगा। अंग्रेज़ों से फारूक सियर ने कहा हमको साल में सिर्फ 3000 रुपये दे देना और बाकी आप लोग बिल्कुल मुफ्त व्यापार करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैसे भी व्यापार करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमें सालाना 3000 रुपया दे देना। सोचिए, ये जो बंगाल है ना, ये बहुत बड़ी सोने की कामधेनु ही आप समझ लीजिए, करोड़ों अरबों का यहाँ से कर से कमाया जा सकता था। बहुत ज़्यादा ये अमीर था, बहुत रिच था, ये बहुत ही इतिहास काल से जो है यहाँ से व्यापार होता रहा है, बहुत ही धनी था ये बंगाल, और इसको सिर्फ 3000 रुपये रेंट पे दे दिया गया। ये सोचने वाली बात थी। और उसके बाद सूरत को उसने कहा कि इसका सालाना हमको सिर्फ 10,000 रुपया आप लोग दे देना, और जो है 10,000 रुपया देने के बाद आप लोग कर मुक्त होकर आप लोग इसको व्यापार कीजिए, और जैसे भी आप कर, मतलब पूरा टोटली उन पर दे दिया कि ये सूरत आपका हो गया, बस हमको सालाना कितना चाहिए, 10,000 रुपया सूरत का चाहिए। तो सोचिए 13,000 रुपये में 2 जगह जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आर्थिक तौर पर, उसको इसने सिर्फ 13,000 रुपये में दे दिया, और ये भारतीय व्यापारियों को बहुत महंगा पड़ा। सारा खामियाजा भारतीय व्यापारियों को ही उठाना पड़ा इसका, बहुत ज़्यादा ये फैसला इसका गलत हो गया उस टाइम। और फिर उसने क्या किया, इसने कहा कि आप अपने सिक्के भी चला सकते हो,
अंग्रेज़ों से इसने कहा कि आप अपने सिक्के भी चला सकते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जहाँ अंग्रेज़ों का सिक्का चल रहा है तो फिर कौन कैसे कोई नहीं कह सकता कि अब ये लोग राज नहीं करेंगे। ये लोगों की इतनी कूटनीति की बुद्धि थी, इतने चालाक चतुर थे, तो बात यहीं पे हो जाती। ये जो फारूक शेर का जो फैसला था ये हमको सदियों तक भुगतना पड़ा। इनफैक्ट आज तक भी आर्थिक रूप से जो भारत कभी सोने का चिड़िया कहा जाता था, आज भी उसकी आर्थिक भरपाई आज तक भी नहीं हो पाई। अब बात करते हैं डेनिस की। डेनिस ने अपने इंडिया में बहुत कम काम किया, बहुत कम ही समय तक ये रुके थे यहाँ पर। ये क्या था कि जब ये यहाँ पर आए तो ये भी पहले गुलाम ही थे किसी देश के। जब यहाँ पर आए तो इन्होंने देखा कि ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे बड़ी बड़ी शक्तियाँ आपस में लड़ रही हैं, तो हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं, तो ये लोग ना ये सब माहौल देख के यहाँ से जिन स्थानों पे धीरे धीरे अपना कब्जा भी जमाया था इन लोगों ने, उसको 1616 में बेच कर ये लोग चले गए थे। इन लोगों का भारत के इसमें ज़्यादा योगदान नहीं था। ये लोग बहुत ही कम टाइम तक इन्होंने इंडिया में इस टाइम काम किया था। अब आई बात फ्रांसीसी और अंग्रेजों की, है ना। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध। अब आई बात फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध, है ना। अब फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य टक्कर होने लगी कि इंडिया में कौन अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा। फ्रांसीसी भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे और अंग्रेज भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। दोनों टक्कर के थे, लेकिन फ्रांसीसियों की ना थोड़ी कमियां भी थी। फ्रांसीसियों की कमी ये थी कि पहली बात तो ये बहुत लेट में आए। अंग्रेज लोग 1600 में आ गए थे और ये जो फ्रांसीसी थे वो 1664 में आए थे। 1664 और 1600 कहाँ बहुत लंबा टाइम होता है। तब तक अंग्रेज यहाँ पे बहुत विकसित हो चुके थे, यहाँ सारी जगह की जानकारी हो चुकी थी, काफ़ी क्षेत्रों में उनका अधिकार हो चुका था। तो सबसे बड़ी कमी तो यही हुई। फिर दूसरी ये एक सरकारी कंपनी थी जो अपने इंडिया में आई थी, फ्रांसीसी वाली। ये एक सरकारी कंपनी थी, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा वो नहीं लिया कि अब कोई प्राइवेट कंपनी होती है तो वो क्या करती है कि जितना काम करती है उसका 1/3 ही देती है, लेकिन सरकारी में चल जाता है, इधर उधर थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है। और फिर यहाँ पे एक डुप्ले, फ्रांसीसी कंपनी का एक डुप्ले जो नामक व्यक्ति था, ये आदमी बहुत ताकतवर था, लेकिन अब एक ही आदमी से तो कुछ हो नहीं सकता है, थे कई सारे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक, और ये फ्रांसीसी और जो अंग्रेज थे ना, ये एक जगह सिर्फ इंडिया में नहीं लड़ाई कर रहे थे, ये इंडिया में भी लड़ रहे थे। इंडिया में भी लड़ रहे थे, अमेरिका में भी लड़े ये लोग। अमेरिका में भी लड़े और यूरोप में भी इन लोगों के बीच युद्ध चल रहा था। तो ये ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ इंडिया में ही लड़े, ये इंडिया में भी लड़े, अमेरिका में भी लड़ रहे थे उस टाइम, और यूरोप में भी लड़ रहे थे। तो इन लोगों के बीच 3 युद्ध हुए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए जो अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच जो युद्ध हुए थे उनकी बात करते हैं। तो कर्नाटक की जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1746 से 1748 के बीच में हुआ था, है ना। उसकी जो संधि हुई थी एक्सला-सापेल, है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। और जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1749 से 1754 के मध्य हुआ था। ठीक, और ये इसमें कौन सी संधि हुई थी? इसमें हुई थी पांडिचेरी। पांडिचेरी की संधि हुई थी यहाँ पर। तीसरा युद्ध हुआ था इन लोगों के बीच में कर्नाटक का तृतीय युद्ध, वो हुआ था
1756 से 1763 ईस्वी के बीच। और इसमें जो संधि हुई थी उसको कहते हैं पेरिस की संधि। ठीक, ये कर्नाटक के युद्ध हुए थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डेट दे देते हैं और एक युद्ध और सारी संधियाँ दे देते हैं और मिलान करने को देते हैं, तो आप लोग उनको बहुत अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। एक जब तृतीय विश्व युद्ध होता है, तृतीय कर्नाटक का युद्ध होता है, तो उसमें 1760 ईस्वी में वाडीवास का युद्ध, वाडीवास का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य होता है, तो इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं। जब फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं तो जो अंग्रेज होते हैं उनके पांडिचेरी, जो फ्रांसीसियों के पास अपनी पांडिचेरी रहती है ना, तो उसको अपने अधिकार क्षेत्र में अंग्रेज ले लेते हैं। पांडिचेरी को अंग्रेजों की विजय, है ना, अंग्रेजों की विजय हो जाती है और ये पांडिचेरी पर अधिकार कर लेते हैं। अधिकार कर लेते हैं, लेकिन अधिकार तो कर लेते हैं अंग्रेज पांडिचेरी पर, लेकिन वो फिर से फ्रांसीसियों को दे देते हैं और लिमिटेशंस लगा देते हैं कि ये फ्रांसीसी तो आप ले लो, लेकिन सिर्फ यहाँ पे रहना है तो व्यापार ही करना है, किसी क्षेत्र में आपको अधिकार नहीं करना है। वो ये कंडीशंस दे देते हैं और जो दूसरी कंडीशन देते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे आपको किलेबंदी नहीं करनी है, आप व्यापार करो, सिर्फ व्यापार करने के लिए आप यहाँ रह सकते हो, बाकी किसी चीज़ पे आप नज़र नहीं डाल सकते हो। ठीक, ये उनकी कंडीशंस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। तो यहीं से फाइनली ये क्लियर हो जाता है कि इंडिया में कौन शासन करेगा। इंडिया में अब ये फाइनली एकदम क्लियर कट हो गया कि इंडिया में अब अंग्रेज ही शासन करेंगे, है ना। तो ये 1757 तक तो ये कंपनी के फॉर्म पर ये लोग शासन करते हैं, काम करते हैं 1757 तक। फिर उसके बाद जो 90 साल जो बचते हैं, फिर वो ब्रिटेन महारानी हम लोगों के शासन करती हैं। ठीक, क्योंकि 1757 के बाद ब्रिटेन महारानी जो है अपने अधिकार में ले लेती हैं कंपनी को, और फिर उसके बाद ब्रिटेन महारानी का अधिकार हम लोगों पर चलने लगता है। ठीक, अब उन सब के बारे में बात करेंगे। इस तरह 5 ताकतें हमारे देश में आई, और वो कौन कौन सी थी? 5 ताकतें, 5 यूरोपीय ताकतें, 5 जो यूरोपीय ताकतें थी हमारे देश में जो आई हैं वो थी PDE और DF। PDE DF, ये पांडिचेरी, ये डच, ये इंग्लैंड, मतलब इंग्लिश, ब्रिटेन के अंग्रेज आए थे, ये डेनिश आए थे और ये फ्रांसीसी आए थे। तो इसने तो अपने देश में ज़्यादा काम किया नहीं, इसने भी ज़्यादा टाइम तक इंटरेस्ट नहीं लिया, ये भी कुछ टाइम रही और फिर चली गई थी। पुर्तगालियों को इनसे सामना करना पड़ा। जब इन्होंने इनसे सामना किया तो बहुत ज़्यादा पुर्तगालियों ने डच से सामना किया, तो डचों ने इनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। पुर्तगाली कमज़ोर पड़ गए और फिर आई डचों का सामना करने के लिए आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो ये इनका सामना, इनका एक तो डचों का इंटरेस्ट भी कम था और ये सामना भी नहीं ज़्यादा करना चाहते थे, लड़ाई वड़ाई भी ज़्यादा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनको करना था अपने देश का विकास, क्योंकि ये गुलाम थे, आज़ाद हुए थे, इनको अपने देश के विकास से मतलब था। इन्होंने इंडिया में इंटरेस्ट भी नहीं लिया ज़्यादा और ये अपना बोरिया बिस्तर उठा के इंडोनेशिया चले गए। यहाँ पे बस सूती कपड़ों का ही व्यापारी लोग करते थे, वो भी बहुत ही कम करते थे। अब आई हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो डेनिश लोग आए थे इन्होंने अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा काम किया नहीं, और ये लोग आए कुछ टाइम के लिए रुके और फिर चले गए। अब यहाँ पे बची 2 शक्तियाँ, इंग्लैंड और ये फ्रांसीसी, ब्रिटेन और फ्रांसीसी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी के बीच युद्ध हुआ। 3 युद्ध हुए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, और फिर अंततः वाडियावास का युद्ध हुआ। और फिर 1760 ईस्वी में जो एकदम क्लियर कट हो गया कि इंडिया में शासन कौन करेगा, है ना।
जब एकदम क्लियर कट हो गया, इंडिया में शासन सिर्फ कौन करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज। तो इसी तरह अपने देश में यूरोपीय कंपनियां आई और आपस में लड़ी, आपस में बहुत सारी शक्तियां आपस में लड़ी और फिर अंत में अधिकार सिर्फ किसका हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार चलने लगा और यूरोपीय कंपनियां इसी तरह हमारे देश में आई शासन की। तो आज से ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। आइए आपको हम जो है हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा, ये डेट्स हैं आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए, 1599 में आपकी आई BEIC कंपनी आई थी। 1600 में 15 वर्ष का चार्टर मिला था ब्रिटिश महारानी से और फिर उसके बाद अनिश्चित काल के लिए हो गया था। 1604 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल आए थे। इन्होंने कुछ किया नहीं था, बस आके चले गए। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आए, जो कहाँ मिले? जहांगीर से मिले थे। आए थे अकबर से मिले, लेकिन अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो फिर इनको जहांगीर से इनकी मुलाकात हुई थी और इनको 400 का मनसब दिया गया था। ठीक, अब 1609 ईस्वी में चार्टर अनिश्चित काल के लिए हो गया। ये जो ब्रिटेन की महारानी से 15 वर्ष के लिए लाए थे 1609 ईस्वी में, अब अनिश्चित काल के लिए वो चार्टर हो गया था। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना एक छोटा सा काम शुरू किया। कंपनी थोड़ी सी कोठी स्थापित की, छोटी सी, लेकिन मन कहाँ था? सूरत में स्थापित करने का। ठीक, तो फिर जब मन सूरत में स्थापित करने का था तो इन्होंने क्या किया? 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध लड़ा। किससे लड़ा? पुर्तगालियों से। जब स्वाली का युद्ध पुर्तगालियों से लड़ा तो विजय किसकी हुई? विजय हुई अंग्रेजों की। तो पुर्तगालियों का जो प्रभुत्व था वो सिमटता गया और जो है इन्होंने सूरत में अपनी कंपनी कोठी स्थापित कर ली, अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी। तो 1613 ईस्वी में स्वाली के युद्ध में विजय के बाद सूरत में अपनी फैक्ट्री या व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली थी। अब आई बात 1615 ईस्वी की। 1615 ईस्वी में थॉमस लो आया इंडिया में और इसने जहांगीर से कहा हमें प्रॉपर तरीके से व्यापार करने की परमिशन दी जाए, और जहांगीर ने इसकी अधिकतर बातें इसकी मानी थी। अब आई बात 1623 की। 1623 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत, भड़ौच और अहमदाबाद यहाँ पे अपनी व्यापारिक कोठियों कंपनियाँ स्थापित कर ली थी। ठीक, अब आगे बात करते हैं। 1639 में मद्रास लीज पर ले लिया और सेंट जॉर्ज किला वहाँ पे बना लिया। मद्रास पर लीज पर ले लिया और फिर उस पर अधिकार कर लिया। उसको वहाँ पे जंग है, उसको छोड़ के नहीं गए, उस पर कब्जा कर लिया और फिर वहाँ पे क्या बनाया? सेंट जॉर्ज किला, वहाँ पर किलेबंदी कर ली इन लोगों ने। अब आया 1651। 1651 में इन्होंने हुगली में कोठी बना ली और हुगली में खूब लूटपाट मचाई वहाँ पे। और उस टाइम मुगल बादशाह जो था वो था औरंगजेब को गुस्सा है, उसने अपनी सेना भेजी तो इन्होंने हाथ पर जोड़ के माफ़ी मांगी। तो औरंगजेब ने इनको माफ़ तो कर दिया। और इसके पीछे किसका हाथ था? जॉब चौरनाग का था, जिसने कलकत्ता शहर बसाया था। ठीक, अब आगे बात करते हैं 1698 की। 1698 में इन्होंने बंगाल के सूबेदार से जमींदारी ली, वहाँ के सूबेदार से जमींदारी ली और धीरे धीरे वहाँ पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया और वहाँ पर बनाया अपना सेंट विलियम्स जो किला है, वहाँ पे बंगाल में बनाया इन लोगों ने। और अब आई बात 1717 की। 1717 में फारूक सियर नामक एक मुगल बादशाह था, उसको एक बीमारी हो गई थी। तो यहाँ के हकीम और जो हकीम थे वो ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो जो अंग्रेजी डॉक्टर थे उन्होंने उस बीमारी को उसके सही किया। तो इतना थैंकफुल हुआ अंग्रेजों के प्रति इसने बंगाल को 3000 रुपये में और पूरा व्यापार टैक्स फ्री था, और गुजरात को 10,000 रुपये में पूरा व्यापार टैक्स फ्री कर दिया। और इनसे अब बंगाल और गुजरात से कोई मतलब नहीं, महज 13,000 रुपये में इसने दो भारत की बहुत ही धनी रिच जगह को सिर्फ महज 13,000 रुपये में अंग्रेजों के हवाले सौंप दिया। और इसने ये भी कहा था कि आप अपने सिक्के भी चला सकते हो। ठीक, अब आई बात आगे 1739 में एक फारस का वो बादशाह था, इसका नाम था नादिर शाह। उसका अकबर वो उस समय शासन था मुगल काल में। मोहम्मद शाह, उसका नाम रंगीला भी उसको कहते हैं। तो उसने जो है करनाल का युद्ध हुआ पर करनाल के युद्ध से भाग खड़ा हुआ। बहुत ज़्यादा छोटा सा युद्ध था, लेकिन वो जो हार गया। और यहाँ पे नादिर शाह ने अपने इंडिया में काफ़ी लूटपाट मचाई थी उस टाइम पे। और फिर आए डेनमार्क, आए 1616 ईस्वी में। तो डेनमार्क ने यहाँ पे देखा कि यहाँ ऑलरेडी इतनी सारी शक्तियाँ आपस में लड़ रही हैं,
तो उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और वो यहाँ से चले गए। और अब बात आती है फ्रांसीसी और अंग्रेजों की। तो यहाँ पे निर्णायक युद्ध हुए, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। और ये भी देखा गया, ये सोच रहे थे, फ्रांसीसी सोच रहे थे कि हम यहाँ पे यदि प्रभुत्व स्थापित करेंगे इंडिया में, और अंग्रेज सोच रहे थे हम प्रभुत्व स्थापित करेंगे। तो फिर हुआ क्या, कर्नाटक का युद्ध हुआ और विजय किसकी हुई, अंग्रेजों की हुई। और एकदम क्लियर कट हो गया कि भारत पे जो राज करेगा यूरोपीय कंपनियों में वो होगा अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो जाता है। और तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। और तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए।